स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्त, आज का टॉपिक है महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति। नाम थोड़ा बड़ा है पर टेंशन मत ले, आज हम इसे इतना आसान बना देंगे कि एग्जाम में कोई सवाल नहीं छूटेगा। तैयार हैं? बिल्कुल तैयार। चल शुरू करते हैं। ठीक है। तो मतलब ये महाद्वीप और महासागर बने कैसे, इस पर हमेशा से एक बहस चलती आई है ना? हाँ बिल्कुल। और देखो, मोटे तौर पर वैज्ञानिकों के दो ग्रुप थे। एक ग्रुप जो मानता था कि महाद्वीप जहां आज है हमेशा से वहीं थे। मतलब कोई मूवमेंट नहीं, कुछ नहीं। बस पृथ्वी ठंडी हुई, सिकुड़ गई और सब कुछ बन गया। लेकिन दूसरा ग्रुप था जो मानता था कि नहीं, ये महाद्वीप तो घुमक्कड़ है, अपनी जगह से खिसकते रहे हैं। अच्छा, तो आज हम इन दोनों कहानियों को समझने वाले हैं। पहले कौन सी कहानी सुने? चलो पहले उन वैज्ञानिकों की बात करते हैं जो मानते थे कि सब कुछ अपनी जगह पर फिक्स था। इसे कहते हैं संकुचन पर आधारित मत। संकुचन मतलब सिकुड़ना, राइट? एग्जैक्टली, सिकुड़ना। जैसे कोई गर्म चीज ठंडी होकर सिकुड़ जाती है। बिल्कुल। चलो, इसमें सबसे पहले देखते हैं लॉर्ड केल्विन का मत। ओके, लॉर्ड केल्विन। इन्होंने क्या कहा? केल्विन के अनुसार पृथ्वी शुरू में एक आग का गोला थी, तरल और बहुत गर्म। ठीक है, एक गरम पिघला हुआ गोला। हाँ, और फिर जब ये गोला ठंडा होने लगा तो इसमें संकुचन हुआ, मतलब ये सिकुड़ने लगा। अब देखो, जब कोई चीज सिकुड़ती है तो वो हर जगह से एक जैसी नहीं सिकुड़ती। सही बात है। कहीं से ज्यादा, कहीं से कम। जैसे गीली मिट्टी सूखती है तो ऊंची नीची हो जाती है। बिल्कुल सही एग्जाम्पल। तो जो हिस्से ज्यादा सिकुड़कर नीचे धंस गए उनमें भर गया पानी और वो बन गए महासागर। और जो हिस्से ऊंचे रह गए वो बन गए हमारे महाद्वीप। अरे, ये तो बहुत सिंपल और लॉजिकल लग रहा है। उस समय के हिसाब से ये बेस्ट थियरी थी। अच्छा, हाँ। तो केल्विन के बाद कौन आया? इसके बाद आए लैपवर्थ और लव। इन्होंने केल्विन की बात को ही थोड़ा और मतलब डिटेल में समझाया। क्या डिटेल थी? उन्होंने कहा कि पृथ्वी एक साथ ठंडी नहीं हुई, वो परतों में, मतलब लेयर्स में ठंडी हुई। लेयर्स में, जैसे कोई केक बेक होता है, ऊपर की परत पहले पक जाती है। क्या बात है, एकदम सही पकड़ा। तो सबसे पहले बाहरी परत में शीतलन और संकुचन हुआ, वो ठंडी होकर सख्त हो गई। ठीक है। फिर उसके बाद अंदर की परत ठंडी होने लगी। अब सोचो, ऊपर की परत तो सख्त हो चुकी है और अंदर की परत सिकुड़ रही है, तो दोनों के बीच में क्या होगा? गैप बन जाएगा, खाली जगह। एग्जैक्टली, रिक्त स्थान। और इस वजह से जो ऊपर वाली भारी परत थी वो अपने ही वजन से कहीं कहीं नीचे धंसने लगी। अच्छा, और जहां जहां वो धसी वहां महासागर बन गए और जो हिस्से ऊपर रह गए वो महाद्वीप। मतलब बात वही है, बस तरीका थोड़ा अलग बताया। हाँ, बात वही है। इसके बाद एक और नाम है लोथियन ग्रीन की चतुष्फलकीय संकल्पना। ये नाम तो बहुत भारी है। नाम भारी है पर आइडिया बहुत मजेदार है। ग्रीन ने भी यही कहा कि पृथ्वी शुरू में गर्म गोला थी और ठंडी होकर सिकुड़ी। लेकिन उन्होंने कहा कि सिकुड़ने के बाद वो गोल नहीं रही, वो एक चतुष्फलक की आकृति में बदल गई। चतुष्फलक ये क्या होता है? टेट्राहेड्रॉन, वो मैथ्स वाला। हाँ वही। एक पिरामिड जैसी आकृति जिसके 4 तिकोने फलक मतलब फेसेस होते हैं। हाँ। उनका मानना था कि कोई भी गोला जब सिकुड़ता है तो वो ये शेप ले लेता है। कमाल है। मतलब पूरी पृथ्वी एक विशाल पिरामिड जैसी। तो फिर इसमें महाद्वीप और महासागर कहाँ बने? उनके हिसाब से इस चतुष्फलक की जो समतल सतह थी, जो चपटे हिस्से थे, उनमें पानी भर गया और वो महासागर बन गए। और जो उभरे हुए नुकीले किनारे और कोने थे वो बन गए महाद्वीप। तो देखो, केल्विन, लव और ग्रीन, इन तीनों थ्योरीज में एक बात कॉमन है। क्या? कि महाद्वीप जहां है वहीं बने थे, वो हिले नहीं है, अपनी जगह पर स्थायी है। ठीक है, तो ये थी कहानी का पहला हिस्सा जहां सब कुछ स्थिर था। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आने वाला है ना? हाँ, अब आता है असली मजा। अब हम उन वैज्ञानिकों की बात करेंगे जिन्होंने कहा कि अरे नहीं, महाद्वीप तो अपनी जगह से हिले हैं। इसे कहते हैं स्थल खंडों के विस्थापन पर आधारित मत, या जिसे पॉपुलरली कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कहते हैं। ये आइडिया उस समय के लिए क्रांति जैसा था। तो ये क्रांतिकारी आइडिया सबसे पहले किसने दिया? देखो, सबसे पहले 1858 में ऑन्टेनियो स्नाइडर ने इस बारे में बात की थी, पर उस समय किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बस नाम और साल याद रखना है, ठीक है? 1858 स्नाइडर। हाँ। फिर इस आइडिया को थोड़ा सीरियसली आगे बढ़ाया टेलर ने 1908-10 के आसपास। FB टेलर। हाँ, लेकिन मजे की बात यह है कि टेलर का मेन मकसद महाद्वीप समझाना नहीं था। तो फिर क्या था? वो तो टर्शियरी युग के मोड़दार पर्वतों की व्याख्या करना चाहते थे।
मतलब हिमालय, आल्प्स जैसे जो बड़े बड़े फोल्ड माउंटेन्स हैं वो कैसे बने। अच्छा, तो वो पहाड़ों के बनने का कारण खोज रहे थे। बिल्कुल। और उन्होंने सोचा कि भाई इतने बड़े बड़े पहाड़ सिर्फ जमीन के सिकुड़ने से तो बन नहीं सकते। ये तभी बन सकते हैं जब कोई बहुत बड़ी जमीन की प्लेट आके टकराई हो। मतलब जमीन खिसकी हो। हाँ, तो उन्होंने कहा कि शुरुआत में जमीन के 2 बड़े टुकड़े थे जिन्हें उन्होंने अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड नाम दिया, और ये दोनों ध्रुवों मतलब पोल्स के पास थे। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, ये नाम तो सुने हुए हैं। हाँ, फिर ये दोनों बड़े टुकड़े वहां से भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर की तरफ खिसकने लगे, और जब ये खिसक रहे थे तो इनके आगे के किनारों पर अवशेप मतलब जो मलबा था वो मुड़ने लगा, और उसी से ये बड़े बड़े मोड़दार पर्वत बन गए। एग्जैक्टली। तो टेलर ने पहाड़ समझाने के लिए महाद्वीपों को खिसका दिया। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन इस कहानी का असली हीरो तो कोई और है शायद। हाँ, और अब एंट्री होती है इस कहानी के हीरो की, अल्फ्रेड वेगनर। 1912 इनकी थ्योरी सबसे ज्यादा फेमस हुई। अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। हाँ, और यहाँ भी एक बहुत जरूरी पॉइंट है, वेगनर का उद्देश्य भी महाद्वीप या महासागरों की उत्पत्ति समझाना नहीं था। अरे, तो फिर इनका क्या उद्देश्य था? वो तो जलवायु संबंधी विषमताओं की व्याख्या करना चाहते थे, मतलब क्लाइमेट से जुड़ी अजीब बातों को समझना चाहते थे। कैसी अजीब बातें? देखो, वेगनर ने देखा कि यूरोप जैसे ठंडे प्रदेशों में कोयले के बड़े बड़े निक्षेप हैं। अब कोयला तो गर्म और दलदली जगहों पर उगने वाली वनस्पति से बनता है ना? हाँ बिल्कुल। तो ठंडे यूरोप में गर्म जलवायु वाले पेड़ पौधों का कोयला क्या कर रहा है, और इसी तरह गर्म जलवायु वाले प्रदेशों में जैसे भारत में ठंडी जलवायु के अवशेष मतलब ग्लेशियर के निशान पाए जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? बात तो सोचने वाली है। तो वेगनर ने क्या सोचा? उन्होंने सोचा कि इसके 2 ही कारण हो सकते हैं। पहला, या तो ताप कटिबंधों का स्थानांतरण हुआ है, मतलब जो क्लाइमेट जोन्स हैं, गर्मी सर्दी वाले इलाके, वही खिसक गए होंगे, जो कि सुनने में बहुत अजीब लगता है। हाँ। और दूसरा कारण हो सकता है कि स्थल खंडों का स्थानांतरण हुआ है, मतलब जमीन के टुकड़े यानी महाद्वीप खुद घूमकर अलग अलग क्लाइमेट जोन से गुजरे हों। और वेगनर को दूसरा वाला आइडिया ज्यादा सही लगा। बिल्कुल। उन्हें लगा कि जमीन के टुकड़े ही खिसके हैं, और यहीं से उनकी फेमस थ्योरी का जन्म हुआ। कौन सी थ्योरी? उन्होंने कहा कि कार्बोनीफेरस काल में मतलब करोड़ों साल पहले दुनिया के सभी स्थलखंड आपस में जुड़े हुए थे। एक ही विशाल महाद्वीप था, एक सुपर कॉन्टिनेंट। हाँ, और उस विशाल महाद्वीप को उन्होंने नाम दिया पैंजिया। और जाहिर है, जब एक ही महाद्वीप था तो उसके चारों ओर एक ही विशाल जलराशि थी, एक ही महासागर। उसे नाम दिया पैंथलासा। पैंजिया मतलब सारी जमीन और पैंथलासा मतलब सारा पानी। कितना सिंपल और खूबसूरत नाम है ना? उन्होंने ये भी बताया कि उस समय जो दक्षिणी ध्रुव था वो आज के दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर के पास था। अच्छा, और ये पैंजिया किस चीज से बना था? वैगनर के अनुसार ये पैंजिया सियाल जैसे हल्के पदार्थों से बना था। सियाल मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, और ये सीमा मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम जैसे भारी पदार्थों पर तैर रहा था, जैसे पानी पर लकड़ी का टुकड़ा तैरता है। एकदम सही। फिर कार्बोनीफेरस काल में ये पैंजिया टूट गया। टूट गया कैसे? वो 2 बड़े खंडों में टूट गया। जो उत्तरी खंड था उसे कहा गया अंगारा लैंड, और दक्षिणी खंड को कहा गया गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड अपना भारत इसी का ही हिस्सा था, है ना? हाँ, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ये सब गोंडवाना लैंड का हिस्सा थे। और जब ये 2 टुकड़े अलग हुए तो इनके बीच में जो जगह बनी उसका क्या हुआ? उन दोनों खंडों के बीच में एक लंबा पतला समुद्र बना जिसे टेथिस भूसन्नति या टेथिस सागर कहते हैं। आज जहां हिमालय है वहां कभी ये टेथिस सागर हुआ करता था। कमाल है, मतलब आज जहां दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है वहां कभी समुंदर था। हाँ, फिर आगे चलकर इन स्थल खंडों का विस्थापन हुआ, मतलब ये और खिसकने लगे। किस तरफ? 2 दिशाओं में, एक तो भूमध्य रेखा की ओर और दूसरा पश्चिम की ओर। लेकिन एक मिनट, ये सब खिसक क्यों रहा था? मतलब इतनी बड़ी बड़ी जमीन को खिसकाने के लिए कोई जबरदस्त ताकत तो चाहिए होगी, फोर्स। सही सवाल, और यही वैगनर की थ्योरी का सबसे कमजोर पॉइंट था। उन्होंने इसके लिए कुछ बलों को उत्तरदायी बताया। कौन से बल? देखो, भूमध्य रेखा की ओर विस्थापन के लिए उन्होंने 2 बल बताए। एक तो ध्रुवीय उत्प्लावन बल और दूसरा विभेदी गुरुत्व बल, मतलब ग्रेविटी और पृथ्वी के घूमने से पैदा होने वाले बल। ठीक है,
और पश्चिम की ओर खिसकने के लिए? पश्चिम की ओर विस्थापन के लिए उन्होंने सूर्य और चंद्रमा के ज्वारीय बल मतलब टाइडल फोर्स को कारण बताया। टाइडल फोर्स, जिससे समुद्र में ज्वार भाटा आता है। लेकिन क्या वो इतनी ताकतवर है कि पूरे पूरे महाद्वीप को खींच ले? ये तो थोड़ा कमजोर लगता है। और यही बात बाकी वैज्ञानिकों ने भी कही। उन्होंने हिसाब लगाकर बता दिया कि ये बल इतने मजबूत हो ही नहीं सकते। और इसी एक कमी की वजह से वेगनर की इतनी शानदार थ्योरी को कई दशकों तक किसी ने नहीं माना। मतलब आइडिया बहुत अच्छा था, सबूत भी थे, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि इसका इंजन क्या था, है ना? बिल्कुल, वो इसका क्यों नहीं समझा पाए। वाह, तो ये थी महाद्वीपों और महासागरों के बनने की दो अलग अलग कहानियां। एक जहां सब कुछ शांत और स्थिर है, और दूसरी जहां सब कुछ घूम रहा है। हाँ, चलो अब एग्जाम के लिए एक फटाफट रिवीजन कर ले ताकि सब कुछ दिमाग में सेट हो जाए। बिल्कुल, चलो करते हैं क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन। देखो, दो मुख्य विचार थे। पहला था संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें माना गया कि पृथ्वी ठंडी होकर सिकुड़ी और महाद्वीप स्थिर हैं, हिले नहीं। इसमें 3 नाम याद रखने हैं। लॉर्ड केल्विन, जिन्होंने कहा कि पृथ्वी एकसार सिकुड़ी, ऊंचे भाग महाद्वीप बने, नीचे वाले महासागर। दूसरे थे लैपवर्थ लव, जिन्होंने कहा कि पृथ्वी परतों में सिकुड़ी और ऊपरी परत के धंसने से महासागर बने। और तीसरे सबसे मजेदार लोथियन ग्रीन, जिन्होंने कहा कि पृथ्वी सिकुड़कर चतुष्फलक यानी टेट्राहेड्रॉन बन गई। चपटे हिस्से महासागर, नुकीले किनारे महाद्वीप। ठीक है, ये संकुचन वाले हो गए। अब दूसरा मुख्य विचार। दूसरा था विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, कि महाद्वीप अपनी जगह से खिसके हैं। और इसमें सबसे जरूरी नाम है अल्फ्रेड वेगनर। वेगनर का मेन मकसद क्या था? उनका मकसद था ये समझाना कि ठंडी जगह पर गर्म जलवायु के सबूत जैसे कोयला क्यों मिलते हैं। उन्होंने एक सुपर कॉन्टिनेंट की बात की जिसका नाम था पैंथोल्सा, और एक सुपर ओशन जिसका नाम था पैंथालासा। फिर ये पैंजिया टूट गया, उत्तरी भाग बना अंगारा लैंड या लॉरेशिया, और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड, और इन दोनों के बीच में जो सागर बना वो था टेथिस सागर। बहुत बढ़िया। और वेगनर ने खिसकने के लिए कौन से बल बताए थे? भूमध्य रेखा की ओर खिसकने के लिए गुरुत्व और पृथ्वी का घूर्णन बल, और पश्चिम की ओर खिसकने के लिए सूर्य और चंद्रमा का ज्वारीय बल, जो कि काफी कमजोर साबित हुआ। बिल्कुल। बस इतना याद कर लो, तो इस टॉपिक से कोई भी सवाल आएगा तो तुम आराम से कर लोगे। टेंशन बिल्कुल मत लेना। ऑल द बेस्ट।